नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम वैश्विक रक्षा तकनीक की दुनिया में हो रहे एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाला है। दुनिया भर में हवा पर राज करने की रेस यानी हवाई प्रभुत्व की दौड़ बहुत तेज हो गई है। और जानते हैं, इस पूरी ग्लोबल बिसात पर भारत एक ऐसे सेंटर पॉइंट के रूप में उभर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक खेल चल रहा है। तो चलिए बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, यूरोप के दो सबसे बड़े देश फ्रांस और जर्मनी एक मेगा प्रोजेक्ट पर आपस में ही भिड़ गए हैं। लेकिन उनका ये अंदरूनी विवाद भारत के लिए दशकों पुरानी तकनीकी खाई को पाटने का एक सुनहरा जरिया कैसे बन सकता है ना कमाल की बात कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा कोई झगड़ा किसी और के लिए रातों रात एक तकनीकी खजाना साबित हो सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, ये छठी पीढ़ी के हथियारों की रेस आखिर है क्या। दूसरा, यूरोप के FCAS प्रोजेक्ट का संकट। तीसरा, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का दिलचस्प कॉन्सेप्ट। चौथा, टेक ट्रांसफर का फायदा। और आखिर में आगे के रणनीतिक विकल्प। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, छठी पीढ़ी की दौड़ और हवाई प्रभुत्व के लिए दुनिया भर में चल रहे प्रयास। देखिए, आधुनिक हथियारों की दौड़ में फाइटर जेट्स अब पलक झपकते ही युद्ध का पूरा रुख पलट सकते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1990 के दशक में हम मुख्य रूप से विदेशी रक्षा तकनीक के आयात यानी इंपोर्ट पर ही निर्भर थे। फिर 2020 के दशक में एंट्री हुई राफेल जैसे शानदार 4.5 पीढ़ी के जेट विमानों की। लेकिन अब 2026 की रणनीति बिल्कुल अलग है। अब फोकस सीधे छठी पीढ़ी के एडवांस विमानों के ग्लोबल को डेवलपमेंट यानी साथ मिलकर काम करने पर है। और ये लंबी छलांग मारना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अमेरिका और चीन पहले ही अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ योद्धाओं को मैदान में उतार चुके हैं। हाँ, हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन अब सीधे छठी पीढ़ी की ग्लोबल मार्केट में एंट्री लेना एक सख्त रणनीतिक जरूरत बन गया है। सच कहूं तो अब पीछे मुड़कर देखने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। अब आते हैं भाग 2 पर, यूरोप का FCAS संकट यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की बढ़ती दरार। तो कहानी शुरू होती है 2017 में। यूरोप के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS की शुरुआत फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर की थी। टारगेट था एक ऐसा रडार भेदी विमान बनाना जिसे अगले 50 सालों तक कोई हरा ना सके। पर देखिए, 2026 के मध्य तक आते आते ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी दौरान फरवरी 2026 में को डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के इरादे भी पब्लिक डोमेन में आ गए थे। अब इस पूरे संकट की जड़ क्या है? असल में ये कंपनियों की आपसी खींचतान है। एक तरफ फ्रांस की डसॉल्ट है जो इस प्रोजेक्ट के विमान निर्माण और तकनीक पर पूरा कंट्रोल चाहती है, और दूसरी तरफ है जर्मनी की एयरबस। उनका सीधा सा तर्क है कि भाई जब पैसा बराबर लगा रहे हैं तो तकनीक और काम की हिस्सेदारी भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसी झगड़े ने पूरे प्रोजेक्ट को अधर में लटका दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डसॉल्ट की लीडरशिप ने खुलेआम चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि अगर ये रवैया नहीं बदला तो ये $multi-billion का प्रोजेक्ट पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये कोई छोटी मोटी असहमति नहीं है दोस्तों। भागीदार देश अब वाकई अलग अलग रास्तों पर जाने का सोचने लगे हैं। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस भारी अंदरूनी कलह ने ही एक नया दरवाजा खोल दिया। जर्मनी की तरफ से साफ संकेत मिलने लगे कि अगर फ्रांस के साथ ये विवाद नहीं सुलझता तो इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वे एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक ऐसा साझेदार जिसके पास न सिर्फ बेहतरीन फंडिंग हो बल्कि शानदार इंजीनियर और एक बहुत बड़ा बाजार भी हो। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स को समझना। आखिर ये सब सिर्फ एक फाइटर जेट से कहीं ज्यादा क्यों है? भविष्य की लड़ाइयां कैसे लड़ी जाएंगी, इसकी बुनियाद है कॉम्बैट क्लाउड। आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नेटवर्क है। ये हवा, जमीन, समंदर, साइबर स्पेस और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को एक साथ जोड़ देता है। मतलब अगर हवा में उड़ रहे जेट को कोई खतरा दिखता है तो वो जानकारी पलक झपकते ही समंदर में किसी जहाज या जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के पास पहुंच जाएगी।
सब कुछ एकदम रियल टाइम में। और इसी वजह से इसे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक मेन छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं होगा, इसके साथ होंगे रिमोट कैरियर्स, यानी हवा में उड़ने वाले छोटे सिंक्रोनाइज्ड और बेहद खतरनाक ड्रोन स्वॉर्म्स। और इन सबको एक साथ कंट्रोल करेगा वो एआई संचालित कॉम्बैट क्लाउड। ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ मिलकर दुश्मन पर ऐसा वार करेगा कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब आते हैं भाग 4 पर, तकनीक हस्तांतरण यानी टेक ट्रांसफर का लाभ। ये कैसे 10 से 15 साल आगे की छलांग साबित हो सकता है। देखिए, इस तरह के ग्लोबल को डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको उन तकनीकों तक सीधी पहुंच मिल जाती है जो कोई भी देश आसानी से शेयर नहीं करता। हम बात कर रहे हैं बेहद सुरक्षित और एडवांस्ड इंजन तकनीक की, रडार को चकमा देने वाली नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ कोटिंग की, और उन जटिल प्रोटोकॉल्स की जो ड्रोन स्वॉर्म को कंट्रोल करते हैं। जो काम अकेले करने में शायद 10 से 15 साल लग जाते, वो इस साझेदारी के जरिए बहुत पहले हासिल किया जा सकता है। यहीं पर रणनीति पूरी तरह से बदल गई है। पहले हम एक पारंपरिक खरीदार हुआ करते थे, बाहर से कलपुर्जे लाए और असेंबली लाइन पर जोड़ दिए। लेकिन अब मांग एक को डेवलपर बनने की है। हमें सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, हमें वो दिमाग और फॉर्मूला चाहिए जिससे ये हथियार बनते हैं। हमें कोर इंजीनियरिंग में हिस्सेदारी चाहिए। ये असली मायने में निर्माण और विकास को एक साथ लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, आगे के रणनीतिक विकल्प और इन विकल्पों में संतुलन कैसे बनाया जाए। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 2035 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेडलाइन है। हमारा टारगेट है कि 2035 तक न केवल हमारी खुद की छठी पीढ़ी की क्षमताएं आसमान में गरजें, बल्कि एक ऐसा एडवांस सिस्टम भी एक्टिव हो जाए जो पूरे इलाके के आसमान को सुरक्षित और कंट्रोल कर सके। समय सीमा बहुत ही कड़ी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में साफ किया गया कि छठी पीढ़ी की जरूरतों के लिए केवल एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जोखिम को कम करने के लिए यूरोपीय और वैश्विक दोनों तरह की साझेदारियों का बहुत ही बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है। सोचिए, जो देश कल तक पुरानी तकनीक देने में हिचकिचाते थे, आज वे खुद साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुख्य रूप से 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला है अपना स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट, जो हमें पूर्ण संप्रभु नियंत्रण और आत्मनिर्भरता देगा। दूसरा है फ्रांस और जर्मनी वाला FCS, जो हमारे पास मौजूद राफेल के इकोसिस्टम के साथ बेहतरीन तालमेल बना सकता है। और तीसरा विकल्प है ब्रिटेन, इटली और जापान का GCAP प्रोजेक्ट, जो एक पूरी तरह से अलग ग्लोबल ब्लॉक है और शानदार तकनीकी साझेदारी का मौका देता है। इन सभी रास्तों को बहुत ध्यान से परखा जा रहा है। पर रुकिए, इन सबके बीच एक बेहद दिलचस्प प्लान B भी मौजूद है। अगर जर्मनी सच में FCAS प्रोजेक्ट से पीछे हट जाता है, तो फ्रांस सीधे एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की ओर मुड़ सकता है। हमारे पास राफेल डील की वजह से पहले से ही एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। ये विकल्प फ्रांस के लिए भी बढ़िया है। उन्हें जरूरी फंडिंग मिल जाएगी और यूरोप की आपसी खींचतान से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हमें अपना पूरा ध्यान सिर्फ स्वदेशी विकास पर लगाना चाहिए, या फिर यूरोपीय FCAS में शामिल होकर उनके साथ कदम मिलाने चाहिए, या फिर छठी पीढ़ी के इस हवाई प्रभुत्व को पक्का करने के लिए इन सभी गठबंधनों को एक साथ संतुलित करना चाहिए। ये एक ऐसी कूटनीतिक और रणनीतिक पहेली है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। खैर, इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, इस बारे में जरूर सोचिएगा।